बिलाल साहब, ईरान ईरान की सिचुएशन, हमें उसके लिए कुछ पेशबंदी करनी चाहिए। जी देखिए नदीम साहब हम सिर्फ ईरान नहीं है, मिडल ईस्ट भी है। जी यमन देखिए की मिडल ईस्ट सिचुएशन में किसी वक्त भी आपकी कुछ भी रुख इख्तियार कर आपने देखा सकता है है। जी कि मिडल ईस्ट में अभी चाहे वो कतर पर हमले का मामला था और उसके बाद जो पाकिस्तान का भी एक किरदार रहा फ़िलिस्तीन के में जो अमन के हवाले से भी, तो आई थिंक पाकिस्तान ने बड़ी मेच्योरिटी के साथ अपने आप को कंडक्ट किया और आई एम सर्टन आगे कोई भी इवेंचुअलिटी होगी तो हम उसी तरह ही अपने आप को इंशाल्लाह कंडक्ट करेंगे। आई एम सर्टन आपने देखा ईरान के ऊपर भी जब हमला हुआ था तो ईरान आज तक जो इसराइल ने किया था उसके ऊपर हम साथ खड़े हुए थे। तो देखिए आगे कल रॉयटर्स ने खबर दी है, बहुत अच्छी है पाकिस्तान के हवाले से, कि सऊदी अरब JF-17 में बहुत इंटरेस्टेड है। हमने एक डिफेंस एग्रीमेंट किया है सऊदी अरब का और पाकिस्तान का। गज़ा में इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोर्स के लिए वो जिन ममालिक से फ़ौज के लिए वो देख रहे हैं कि वो देंगे, उसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब वहाँ पे भी इम्प्लिकेशंस हैं इस इसराइली वाले अमेरिका वाले मामले की। ख़ुद अगर यमन में तनाव और बढ़ जाता है, जो अभी है UAE और सऊदी अरब के दरमियान, वहाँ पे भी हम एक स्टेक होल्डर के तौर पर खड़े हैं। ईरान पे हमला होता है तो वो हमारा हमसाया है, साथ है, बिल्कुल बॉर्डर है हमारा। तो हमारे इसके ऊपर बाकायदा कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग होनी चाहिए नहीं आपके। देखिए नदीम साहब मैं सिर्फ इतना कहूँगा, आई थिंक एतमाद होना चाहिए और उस ट्रैक रिकॉर्ड की बुनियाद पे एतमाद होना चाहिए जो पिछले साल डेढ़ में डिप्लोमेटिक फ्रंट पे और इंटरनली प्लानिंग के हवाले से मिलिट्री एंड डिप्लोमेटिक दिखाया सर, गया है। पार्लियामेंट्री लीडर्स जो होते हैं उनको मिलना नहीं चाहिए प्राइम मिनिस्टर को, डिस्कशन करें, सर असली क़यादत भी साथ बैठे। सर मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, वो होती है नहीं आते सर आप करें, ये वो नहीं सर। आएंगे, बाकी तो आ जाएंगे। सर बाकी करें, वो आप उनको दावत दें। हुई है फिर से हो जाएगी सर, ये होती रही हैं मुशावरतें और आगे फिर से होंगी। मैंने आपसे जैसे कहा कि डिफेंस मामलात पे सारे CMs को और एपेक्स कमेटी बुलाई जाती है। जाफर एक्सप्रेस के बाद यहाँ पे ये हुई थी, तो ये तो अक्सर एक कंसल्टेटिव चलता रहता है मामला और इंशाल्लाह आगे चलता रहेगा। जी देखिए हमें कोई इसमें नहीं है। आज भी मैं आपसे कहता हूँ हम तो मेज़ पे बैठे हुए, मेज़ पे अगर कोई नहीं बैठ रहा तो वो ये लोग हैं। मैं उस मौजू को बार बार नहीं खुरेदना चाहता बिकॉज वी आर डिस्कसिंग नेशनल सिक्योरिटी एंड डिप्लोमेसी मैटर्स, बट हकीकत ये है कि वी आर ऑलवेज ओपन टू बोथ। आपने देखा कि पिछली जितनी भी इवॉल्विंग इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी के मामलात थे तो कौमी असम्बली के फ्लोर पे कभी प्राइम मिनिस्टर, कभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने, कभी डिफेंस मिनिस्टर ने आके हमेशा आके लेकिन अपनी एक आपके अपडेट दी पास है पार्लियामेंट फोरम को। मौजूद है, आपका नेशनल सिक्योरिटी कमेटी, पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी। तो पार्लियामेंट्री कमेटी और नेशनल सिक्योरिटी अगर मीट करती है और उसमें ही हमारे फील्ड मार्शल भी चले जाते हैं और या DGI चले जाते हैं या कोई और जो सीनियर ऑफिशियल जाते हैं और ब्रीफ करते हैं कि ये सिचुएशन है, आप नहीं देखिए वो सियासी तो लोग हैं, बताइए इसके ऊपर मैंने वे जैसे फॉरवर्ड क्या आपसे होना कहा चाहिए, था राय कि एक्सचेंज करें ना, पोलिटिकल व्यूज एक्सचेंज नहीं, करें, मेरे ख्याल से रास्ता आगे क्या होगा। माजी में होता रहा है और आगे फिर कोई मौका आएगा तो इंशाल्लाह वो आई एम सर्टन जी वो कंसल्टेशन रहेगी। मगर ताली दो हाथ से बचती है और हम उम्मीद करते हैं कि माजी का ट्रैक रिकॉर्ड तोड़ के अब PTI बिलखसूस जब आइंदा इस तरह का PTI को मामला। आना चाहिए, हाँ आना जितना मर्जी चाहिए प्रोटेस्ट करें, लेकिन जी इन जी इजलासों में मैं बैठना हम चाहिए। तो जी हम 27वीं तरमीम के दौरान भी कह रहे थे कि देखिए आपका बेशक इख्तलाफ है, आप स्टैंडिंग कमेटी में आए, आप आके शिरकत करें। हमने बार बार उनसे वहां पे कहा था। तो बहरहाल जी देखिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि पाकिस्तान ने जिस तरीके से अपने आप को डिप्लोमेटिकली और हर इवेंचुअलिटी के लिए, देखिए अगर हमने अच्छे तरीके से डिप्लोमेटिकली और मिलिटरीली अपने आप को हैंडल किया है तो इसलिए किया है क्योंकि पहले से इंटरनल प्लानिंग अच्छी थी। जो आप बात कर रहे हैं आप यही बार बार तजवीज़ दे रहे हैं कि इंटरनली इस पर ब्रेनस्टॉर्म होना चाहिए। तो आप मेरे ख्याल से हमारा ट्रैक रिकॉर्ड पिछले साल डेढ़ का ये साबित करता है कि हम हर आगे की इवेंचुअलिटी के लिए प्लान भी करते हैं सर, इस और तरह के उसके इजलासों और से ये इसी होता है और इसी कि आपकी कलेक्टिव विजडम जो है वो काम आ जाती है, किसी जी फर्दे वाहद पे नहीं आप छोड़ते। आपकी कलेक्टिव विजडम जो होती है वो वे नहीं फॉरवर्ड का देखिए तयन कर वो भी देती आपने देखा है। वक्तन इन फवक्तन इजलासों का ये जाएगा फायदा हो जाता जी। है। आप इस पे कमेंट करना चाहेंगे? ये तीरा वाली सिचुएशन पे आज थोड़ा सा मिक्सअप हो गया हमारे बीपर्स की वजह से, फिर मैं दोबारा आता हूँ उस एक्सटर्नल वेनेजुएला वाले मामले पे। जी हाँ, देखिए ये तो हर किस्म का हरबा हुकूमत ने अपना लिया है। इसमें कोई दो शक राय नहीं हो सकती कि हाँ, अगर इब्तदाई तौर पे ही इसको, और मेरी मेरी मुराद है जब से ये मसला हमारे लिए पैदा हुआ है, तो उस वक्त से अगर इसको हम किसी और नौयत के डायलॉग में अगर हम इसको रखते तो शायद उस वक्त को मसले का हल निकल सकता था। लेकिन अब बात जहां तक पहुंच गई है वहां सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक ऑपरेशन का ही महसूस होता है। देन इट कैन बी फॉलोड बाय द पॉलिटिकल फॉलो अप। लेकिन उससे पहले अब जहां है वो वन हैज टू शो द स्ट्रेंथ, और स्ट्रेंथ दिखला के पुश करके दोबारा एंड क्रश करके, एंड ओनली देन हमने अपने लोगों का फिर बाद में देखभाल करनी होगी।
जैसे हम अभी कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो हम जिस वेलफेयर का ख्याल रखते हुए जगह खाली करा रहे हैं, अदरवाइज उस ऑपरेशन में कोलेटरल डैमेज इतना होना था कि 12,000 खानदान में से काफी काम उसमें उन्हें नुकसान पहुंचता। तो इसी तरह और उनको तकालीफ तो अपनी जगह पर है, लेकिन कम से कम वो जो इंसानी शील्ड इस्तेमाल कर रहे हैं दहशतगर्द खास तौर पे अफगानिस्तान से आके, और उनका एक मकसद है जाहिर है, और उसके पीछे हमें पता है कि फितनतुल हिंदुस्तान कौन सा है और रॉ कितने पैसे लगा रही है, वो तमाम चीजों का अगर अहाता किया जाए तो यस, आई थिंक काइनेटिक ऑपरेशन जो कि पहले भी काफी बेहतर तरीके से हो रहा था, लेकिन इट हैज टू बी ऑगमेंटेड नाउ विद फुल पॉलिटिकल सपोर्ट। मैं समझता हूं कि पॉलिटिकल सपोर्ट में थोड़ी सी कमाईगी है, कुछ कमी है, उसमें मजीद पॉलिटिकल सपोर्ट खास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा से। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं कि खैबर पख्तूनख्वा के आम लोगों का कोई कसूर इसमें नहीं है। उसके जिस तरह इस जरगे को कॉन्फिडेंस में लिया गया है, उसी तरीके से बाकी वहां की मुख्तलिफ लेयर्ड किस्म की वहां लीडरशिप है, कबायली भी और उसके इंतजामी भी, उनको भी ज्यादा से ज्यादा कंसल्टेशन के साथ इस मामले को आगे बढ़ाएंगे तो इसका कोई रिपरकशन या पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। अब बात यहां तक नौबत आ गई है, वलीद इकबाल साहब को भी शामिल कर लें। एक्सप्लॉयटेशन जमील साहब, जो वेनेजुएला वाला इंसिडेंट है और ग्रीनलैंड के ऊपर जो ट्रंप पोजीशन ले रहे हैं, ईरान को जिस तरीके से धमका रहे हैं, तो ये नया जो ग्लोबल सिस्टम है क्या बनेगा? जो रूल बेस्ड मॉडल था वो तो कहीं दफन हो गया, तबाह हो गया, अब तो कुछ और ही दुनिया की शक्ल होगी। जी हाँ, बस आखिरी सिस्कियां हैं इसकी यूएन चार्टर और इंटरनेशनल लॉ की, क्योंकि उसकी जो धज्जियां उड़ते हुए देखी जा रही हैं दुनिया में उनके सामने, आंखों के सामने, तो ये तो महसूस यही होता है कि वही लाठी और भैंस वाली बात, जिसकी लाठी उसी का भैंस, वो चल रहा है। और अभी तो खदशात यही है, आपने अपने बयानिए में भी बताया है कि वो ईरान के लिए जिस तरीके के धमकियां जारी हो चुकी हैं, नो वन लेस देन द मोस्ट पावरफुल प्रेसिडेंट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री के लॉक्ड एंड लोडेड का लफ्ज इस्तेमाल करते हुए अगर वहां बात अगर हुई प्रोटेस्ट की, हमें पता है कि वहाँ 36 प्रोविंसेस में से 26 प्रोविंसेस में एक अपराइजिंग सी हो रही है। लेकिन कोई नई बात नहीं है, 2019 में भी हुआ, ये 2022 में भी हुआ। वुमन फ्रीडम के हवाले से वहां सैकड़ों के हिसाब से लोगों पर एक्शन हुआ सिक्योरिटी फोर्सेस का। जाहिर है उनकी हम बात बिल्कुल काबिल मजम्मत है, नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस वक्त किसी मुल्क ने, अमेरिका या इजराइल ने डायरेक्ट इस किस्म की धमकी नहीं दी थी। अब क्योंकि ये एक रीत और रवायत जो पड़ी, जो एक सक्सेसफुल 1.5 घंटे का वेनेजुएला में ऑपरेशन हुआ, जिस पे दुनिया कोई ज्यादा शोर न मचा सकी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में बगैर किसी रेजोल्यूशन पास किए हुए या बगैर ज्वाइंट स्टेटमेंट दिए हुए खत्म हो जाना, ये तमाम चीजों का अगर अयादा किया जाए तो उससे महसूस होता है कि ईरान के पर हमले की आमद है और उसकी चंद वजूहात हैं और बड़े वाज़ेह वजूहात हैं उसके। क्योंकि इजराइल की तो बड़ी देरीना ख्वाहिश है कि किसी तरीके से बचे खुचे जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है ईरान का न्यूक्लियर के हवाले से, उसको भी बिल्कुल मिट्टी में मिला दिया जाए। और उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप जो है उन्होंने तो बिल्कुल अनाउंस कर दिया है, और जाहिर है इसके लिए मुल्क में एजेंट्स पैदा किए जाते हैं, जैसे वहां के साइंसदान मरवाए गए, जैसे वहां के चुन चुन के निशाने पर वहां की अस्करी क़यादत को निशाना बनाया गया जून के महीने में। तो उसी तरीके से जो वहां इस वक्त मुजाहिरीन को इंसाइट करने में लोग पड़े हुए हैं, वो भी यही काम कर रहे हैं। और यकीनन इसमें एक्सटर्नल फैक्टर बहुत ज्यादा, डेथ टू सुप्रीम लीडर, ये कभी कोई नारा नहीं लगा था, अब ये नारे लग रहे हैं उन प्रोटेस्ट में, तो महसूस यही हो रहा है। और वो कह रहे हैं कि वी नीड हेल्प फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, कम एंड रेस्क्यू अस। जो प्रोटेस्टर्स, कोई तो नारे वहां लगवा रहा है ये, वरना ईरान बड़ी होमोजीनियस सोसाइटी है। जब जून में हमला हुआ और उस वक्त जब रिजीम चेंज करने की बात आई इजराइल की तरफ से, तो उस वक्त यकजा हो गए थे वो लोग। उस वक्त जो रिजीम चेंज करने की बात हो भी रही थी वो मध्यम पड़ गई थी, लेकिन अब वो बात दोबारा ब्रेक करीब आ गई है। लेकिन ये आपकी बात सही है कि ये बहुत टारगेटेड रिजीम चेंज का एक, इसको अल एलानिया ट्रंप साहब खुद अपनी ट्वीट्स के साथ पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि हम ये तैयारी कर रहे हैं, लोग निकलें, उनको कोई हाथ भी लगाएगा तो हम साथ खड़े हैं। तो उन लोगों को इंसाइट करने में भी कुछ लोग वहाँ मौजूद हैं जो ये काम कर रहे हैं।